स्वागत। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स से निकले कुछ विचारों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये वो किताब है जो बताती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें बड़ा असर डाल सकती हैं। बिल्कुल। ये स्रोत बताते हैं कि कैसे वो छोटे छोटे काम जिन्हें हम रोज करते हैं और जो शायद हमें मामूली लगते हैं, असल में हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव लाने की चाबी हो सकते हैं। ये सोचना ही दिलचस्प है ना, रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होना। हाँ, सुनने में कितना कम लगता है। लेकिन यही इस किताब का केंद्रीय शक्तिशाली विचार है। हमारा आज का मिशन सिर्फ इन स्रोतों को दोहराना नहीं है, बल्कि इनमें छिपे उन असली कारणों और क्या कहते हैं, तरीकों को खोजना है। मतलब आदतों के पीछे का विज्ञान समझना। हाँ, जो आदतों के विज्ञान को समझाते हैं और हमें दिखाते हैं कि कैसे हम सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे न रहकर वाकई में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। ये समझना कि वो कौन से अदृश्य धागे हैं जो हमारी आदतों को नियंत्रित करते हैं। तो चलिए इन विचारों की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उस मुख्य तर्क से जो इन स्रोतों में बार बार उभर कर आता है। बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्यों पर सारी ऊर्जा लगाने के बजाय हमें छोटे लगातार सुधारों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, वो रोज का 1% सुधार। ये विचार सुनने में तो सरल लगता है, पर क्या ये वाकई इतना शक्तिशाली है? हाँ, और इसकी शक्ति अक्सर हमारी नज़र से चूक जाती है क्योंकि ये तत्काल नतीजे नहीं दिखाती। अच्छा। यहीं पर कंपाउंडिंग इफेक्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का सिद्धांत लागू होता है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। जैसे पैसे पर ब्याज जुड़ता है। बिल्कुल, जैसे पैसे पर ब्याज जुड़कर समय के साथ बड़ी रकम बन जाता है, वैसे ही ये 1% के सुधार रोज जुड़ते जाते हैं। शुरुआत में पहले हफ्ते या महीने में शायद कोई खास फर्क ना दिखे। हाँ, और यहीं पर लोग हिम्मत हार जाते हैं शायद। बिल्कुल, यही वो वक्त होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कुछ हो नहीं रहा। बिल्कुल, वो निराशा की घाटी जैसा है जिसका जिक्र किताब में भी है। हाँ, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। हमें लगता है कि मेहनत सीधी रेखा में परिणाम देगी, पर असलियत में प्रगति धीमी शुरुआत करती है और फिर अचानक तेजी पकड़ती है। सही कहा। ये समझना जरूरी है कि ये शुरुआती धीमापन प्रक्रिया का हिस्सा है, असफलता का संकेत नहीं। ओके। और ये कंपाउंडिंग इफेक्ट सिर्फ अच्छी आदतों पर ही लागू नहीं होता। अच्छा, मतलब बुरी आदतों पर भी? हाँ, बुरी आदतें भी इसी तरह चक्रवृद्धि के रूप से बढ़ती हैं। रोज एक अनहेल्दी खाना या रोज थोड़ी देर टालम टोल करना, ये भी समय के साथ बड़े नकारात्मक परिणाम दे सकता है। ये एक दोधारी तलवार है। सही बात है। इसलिए इन छोटे कामों के असर को कम आंकना खतरनाक हो सकता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि समय आपकी अच्छी आदतों को आपका दोस्त बना देगा और बुरी आदतों को दुश्मन। तो ये तो हुई 1% सुधार की शक्ति और कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात। अब आते हैं उस चीज पर जो इन आदतों को चलाती है, हैबिट लूप, यानी आदत का चक्र। जी, हैबिट लूप। स्रोत बताते हैं कि हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, 4 कदमों के एक पैटर्न पर चलती है। क्यू संकेत, क्रेविंग इच्छा, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया और रिवॉर्ड इनाम। हाँ, ये 4 कदम। क्या हम इन चारों को थोड़ा और खोल सकते हैं? ये सिर्फ परिभाषा जानने से ज्यादा है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, ये हमारे रोजमर्रा के व्यवहार का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट, हाँ। पहला कदम है क्यू यानी संकेत। ये वो ट्रिगर है जो दिमाग को ऑटो पायलट मोड में डालकर किसी व्यवहार को शुरू करने का इशारा देता है। जैसे सुबह का अलार्म। हाँ, जैसे सुबह का अलार्म बजना कॉफी बनाने का संकेत हो सकता है, या फोन पर नोटिफिकेशन आना सोशल मीडिया चेक करने का संकेत। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि संकेत अक्सर इतने सामान्य होते हैं कि हम उन पर ध्यान भी नहीं देते। ये हमारे माहौल, समय, भावनाओं या पिछले कामों से जुड़े हो सकते हैं। और फिर आता है क्रेविंग यानी इच्छा। स्रोत कहते हैं कि ये आदत के पीछे की असली ताकत है। हाँ, प्रेरक शक्ति। हम असल में व्यवहार नहीं चाहते, बल्कि उससे मिलने वाली अवस्था में बदलाव चाहते हैं। सही। जैसे कोई कॉफी इसलिए नहीं पीता कि उसे कॉफी पीने का काम पसंद है, बल्कि उसे वो ताजगी चाहिए। हाँ, बल्कि इसलिए कि उसे वो ताजगी या अलर्टनेस चाहिए जो उससे मिलती है। ये इच्छा ही हमें काम करने पर मजबूर करती है। यहाँ पर क्या कोई बारीकी है जिसे समझना जरूरी है? कोई खास बात? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी ये है कि इच्छा अक्सर इनाम की उम्मीद से जुड़ी होती है, ना कि सिर्फ इनाम मिलने से। उम्मीद से, इनाम से नहीं। हाँ, डोपामाइन जो हमारे दिमाग का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो इनाम मिलने पर नहीं, बल्कि इनाम की उम्मीद में ज्यादा रिलीज होता है। अरे वाह। यही उम्मीद हमें बार बार उस व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए क्रेविंग को समझना और उसे नियंत्रित करना आदत बदलने में बहुत अहम हो जाता है।
ये सिर्फ इच्छा नहीं है, ये एक तरह की दिमागी खुजली है जिसे मिटाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये तो काफी गहरा है, डोपामाइन का खेल। इसके बाद आता है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, वो असल काम जो हम करते हैं। हाँ, चाहे वो सिगरेट पीना हो, जिम जाना हो या ईमेल चेक करना हो। और स्रोत बताते हैं कि ये प्रतिक्रिया तभी होगी जब हमारी क्षमता और प्रेरणा का स्तर काफी हो। बिल्कुल। अगर कोई काम बहुत मुश्किल लगता है तो हम उसे नहीं करेंगे, चाहे इच्छा कितनी भी तेज क्यों ना हो। मतलब अगर मुझे गिटार बजाना सीखना है लेकिन वो बहुत मुश्किल लगता है, तो आप शायद रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, भले ही आपकी इच्छा हो। हाँ समझ गया। और यहीं पर आदत बनाने या तोड़ने का एक और दरवाजा खुलता है। कैसे? अगर हम अच्छी आदत डालना चाहते हैं तो हमें प्रतिक्रिया को यथासंभव आसान बनाना होगा। आसान बनाना होगा। और अगर बुरी आदत छोड़नी है तो प्रतिक्रिया को मुश्किल बनाना होगा। हम इस पर बाद में रणनीतियों वाले हिस्से में और बात करेंगे। ठीक है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि प्रतिक्रिया सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करती, ये इस पर भी निर्भर करती है कि वो काम करना कितना आसान या मुश्किल है। और आखिर में है रिवॉर्ड यानी इनाम। ये वो संतुष्टि है जो हमें प्रतिक्रिया के बाद मिलती है। हाँ, जो मजा आता है। ये हमारे दिमाग को दो बातें सिखाता है। पहली, इस काम से इच्छा पूरी हुई, और दूसरी, ये पूरा चक्र मतलब क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हाँ, कि ये भविष्य में याद रखने लायक है। बिल्कुल। अगर इनाम संतोषजनक नहीं है तो दिमाग इस लूप को दोबारा नहीं चलाएगा। लेकिन यहाँ भी एक पेच है ना? हाँ। क्या हमेशा तुरंत मिलने वाला इनाम ही काम करता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर हमारी बुरी आदतें तुरंत इनाम देती हैं, जैसे जंक फूड का स्वाद या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। हाँ बिल्कुल, जबकि उनके नकारात्मक परिणाम देर से आते हैं। वहीं अच्छी आदतों के इनाम अक्सर देर से मिलते हैं, जैसे रोज कसरत करने से सेहत सुधरना। जबकि मेहनत तुरंत करनी पड़ती है। सही कहा, उनकी कीमत तुरंत चुकानी पड़ती है। हमारा दिमाग अक्सर तुरंत मिलने वाले इनाम को प्राथमिकता देता है। तो फिर अच्छी आदत कैसे डालें? इसलिए अच्छी आदतें बनाते समय स्रोत ये सुझाव देते हैं कि हमें शुरुआत में कोई ऐसा तरीका खोजना चाहिए जिससे हमें तुरंत कोई छोटा मोटा इनाम या संतुष्टि मिले। अच्छा, कोई छोटा सा रिवॉर्ड। हाँ, ताकि दिमाग उस आदत को भविष्य के लिए रजिस्टर कर ले। अच्छा, तो ये पूरा हैबिट लूप, संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम, इसे समझना हमें अपनी आदतों का आर्किटेक्ट बनने की ताकत देता है। हाँ, हम ड्राइवर बन सकते हैं, सिर्फ यात्री नहीं। बिल्कुल। अब बात करते हैं उन रणनीतियों की जो स्रोत सुझाते हैं इन चारों कदमों में बदलाव लाने के लिए। 2 मिनट रूल का जिक्र हुआ था, ये कैसे काम करता है असल में? 2 मिनट रूल एक बहुत ही व्यवहारिक रणनीति है जो सीधे रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया वाले कदम को निशाना बनाती है। ओके। इसका सिद्धांत है, किसी भी नई आदत को शुरू करने के लिए उसे इतना छोटा कर दो कि उसे करने में 2 मिनट या उससे कम समय लगे। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, जैसे रोज रात को किताब पढ़ना की जगह रोज रात को 1 पन्ना पढ़ना। या जिम जाने के लिए सिर्फ जूते पहन लेना। बिल्कुल, रोज सुबह 30 मिनट दौड़ना की जगह अपने दौड़ने वाले जूते पहनना। लेकिन क्या सिर्फ जूते पहनने से या 1 पन्ना पढ़ने से कोई बड़ा फायदा होगा? कहीं ये खुद को धोखा देना तो नहीं? नहीं, ये खुद को धोखा देना नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का स्मार्ट इस्तेमाल है। अच्छा, कैसे? 2 मिनट का नियम 2 काम करता है। पहला, ये शुरुआत करने की बाधा को लगभग खत्म कर देता है। हाँ, शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल, सबसे मुश्किल काम अक्सर शुरू करना ही होता है। एक बार जब आप जूते पहन लेते हैं तो बाहर निकलकर थोड़ा टहलना या दौड़ना आसान हो जाता है। एक बार जब आप 1 पन्ना पढ़ लेते हैं तो शायद आप 2-4 पन्ने और पढ़ लें। ओके, और दूसरा काम? दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, ये आपकी पहचान को बदलना शुरू करता है। पहचान को? हाँ, आप वो इंसान बनने लगते हैं जो रोज पढ़ता है या जो रोज कसरत करता है, भले शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट के लिए। अच्छा। ये छोटे काम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये तो काफी दिलचस्प नजरिया है, पहचान बदलने वाला पहलू। और दूसरी बड़ी रणनीति जिसका स्रोत जिक्र करते हैं वो है वातावरण का महत्व। जी, माहौल। हम अक्सर सोचते हैं कि आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति और अनुशासन का खेल है, लेकिन स्रोत कहते हैं कि हमारा माहौल, हमारा परिवेश एक अदृश्य हाथ की तरह हमारे व्यवहार को दिशा देता है। बिल्कुल सही। ये कैसे होता है? हमारा माहौल सीधे तौर पर क्यू यानी संकेत और रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। संकेत और प्रतिक्रिया दोनों को? हाँ, सोचिए अगर आपके किचन काउंटर पर हमेशा कुकीज का जार रखा रहता है, नजर पड़ती रहेगी। हाँ, संकेत स्पष्ट है तो उन्हें न खाने के लिए बहुत इच्छा शक्ति चाहिए, लेकिन अगर वो कहीं छुपा कर रखे हों तो याद ही नहीं आएगा शायद। हाँ, संकेत अदृश्य है,
तो उन्हें खाने का विचार शायद आए ही नहीं। ये हुआ संकेत को बदलना। और प्रतिक्रिया के लिए माहौल कैसे काम करता है? प्रतिक्रिया के लिए माहौल फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम या ज्यादा कर सकता है। घर्षण, फ्रिक्शन मतलब रुकावट या आसानी। अगर आप रोज सुबह जिम जाना चाहते हैं और आप रात को ही अपने जिम के कपड़े निकाल कर रख देते हैं, तो सुबह आसानी होगी। हाँ, कम घर्षण, तो सुबह उठकर जाने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर आपको सुबह उठकर कपड़े ढूंढने पड़े, बैग पैक करना पड़े, तो आलस आ जाएगा। हाँ, ज्यादा घर्षण, तो आप शायद टाल दें। बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा करें। अच्छा, जैसे? अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो रिमोट को किसी दूसरी मंजिल पर रख दें या उसकी बैटरी निकाल कर रख दें। हाँ, मतलब मुश्किल बना दो। हाँ, घर्षण बढ़ाना। स्रोत इसे चॉइस आर्किटेक्चर कहते हैं। अपने माहौल को इस तरह डिजाइन करना कि अच्छे विकल्प चुनना आसान और बुरे विकल्प चुनना मुश्किल हो जाए। मतलब हम अपने माहौल के शिकार नहीं हैं, हम उसे डिजाइन कर सकते हैं। ये सुनने में बहुत सशक्त लगता है भी। लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि आदतें बदलना मुश्किल होता है। स्रोत भी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। सिर्फ ये रणनीतियां जानना ही काफी क्यों नहीं है? कहां पर असली लड़ाई होती है? असली लड़ाई अक्सर स्थिरता बनाए रखने में होती है। कंसिस्टेंसी। हाँ, खासकर तब जब शुरुआती उत्साह कम हो जाता है या जब जिंदगी रास्ते में रुकावटें डालती है। यहीं पर मानसिकता और सिस्टम का महत्व सामने आता है। सिर्फ रणनीतियां जानना काफी नहीं, उन्हें लगातार लागू करने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है। और दूसरी बात, जैसा हमने पहले जिक्र किया, हमारी पहचान आधारित आदतें। हाँ, अगर हम मन ही मन ये मानते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठने वाला इंसान नहीं हूँ या मुझसे डाइट फॉलो नहीं होती, तो कोई भी रणनीति लंबे समय तक काम नहीं करेगी। तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि व्यवहार बदलना असल में पहचान बदलने का एक तरीका है। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत दोहराते हैं, आप अपनी उस नई पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहे होते हैं। पहचान आधारित आदतें, ये गहरा विचार है। तो ये सिर्फ क्या करना है ये नहीं, बल्कि कौन बनना है, इस पर ध्यान केंद्रित करना है। सही पकड़ा। स्रोत ये भी कहते हैं कि किताब में व्यवहारिक उदाहरणों और शोध का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि हमारे पास वो विशिष्ट उदाहरण नहीं है, पर यह तरीका क्यों महत्वपूर्ण है बताने का। उदाहरणों और शोध इन सिद्धांतों को सिर्फ थ्योरी नहीं रहने देते, उन्हें जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं। अच्छा। जब हम पढ़ते हैं कि कैसे किसी और ने इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके सफलता पाई, तो हमें विश्वास होता है कि हम भी कर सकते हैं। हाँ, प्रेरणा मिलती है। वो याद रखना आसान बनाते हैं। सही बात है, कॉन्सेप्ट को जीवंत कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अंत में जो सबसे बड़ा संदेश इन स्रोतों से निकल कर आता है वो है लक्ष्यों के बजाय सिस्टम्स पर ध्यान केंद्रित करना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अंतर क्यों इतना महत्वपूर्ण है? हम तो हमेशा लक्ष्य बनाने के बारे में सुनते आए हैं। लक्ष्य वो परिणाम होते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। वजन कम करना, किताब लिखना, मैराथन दौड़ना। ठीक। सिस्टम वो प्रक्रियाएं या आदतें हैं जिन्हें हम रोज फॉलो करते हैं, जो हमें उन परिणामों तक ले जाती हैं। रोज हेल्दी खाना, रोज 500 शब्द लिखना, रोज दौड़ना। अच्छा, प्रक्रिया पर ध्यान देना। स्रोत तर्क देते हैं कि लक्ष्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की कुछ समस्याएं हैं। पहली, लक्ष्य हासिल करने के बाद क्या होता है? प्रेरणा खत्म हो सकती है और पुरानी आदतें वापस आ सकती हैं। हाँ, ये होता है। दूसरी, लक्ष्य हमारी खुशी को भविष्य पर टाल देते हैं। जब मैं ये लक्ष्य हासिल कर लूंगा तब खुश होऊंगा। सही कहा। और तीसरी, लक्ष्य हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम हमारे नियंत्रण में होते हैं। तो सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है प्रक्रिया से प्यार करना, रोज के छोटे छोटे कामों में संतुष्टि ढूंढना। ठीक यही। सिस्टम पर ध्यान देने का मतलब है लगातार सुधार करते रहना, भले ही कोई बड़ा लक्ष्य तुरंत हासिल ना हो रहा हो। अच्छा। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो परिणाम अपने आप आएंगे। एक उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे एक धावक जो सिर्फ मैराथन जीतने पर ध्यान देता है, वो ट्रेनिंग के दौरान दुखी रह सकता है, लेकिन एक धावक जो रोज दौड़ने की प्रक्रिया का आनंद लेता है और उसमें सुधार करता है, वो मजे भी लेगा और शायद जीत भी जाए। बिल्कुल, वो सफल भी होगा और प्रक्रिया का आनंद भी लेगा। सिस्टम दीर्घकालिक प्रगति सुनिश्चित करते हैं, जबकि लक्ष्य अक्सर अल्पकालिक प्रेरणा देते हैं। स्थायी सफलता का राज लक्ष्यों में नहीं, बल्कि दैनिक प्रणालियों में छिपा है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बड़े बदलावों के लिए बड़े कदमों का इंतजार मत करो। हाँ,
इसका मतलब ये है कि अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए हमें किसी बड़े नाटकीय कदम या रातों रात मिलने वाली प्रेरणा का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। असली शक्ति उन छोटे, लगातार किए जाने वाले कामों में छिपी है, जिन्हें हम रोज करते हैं। वो 1% का सुधार, वो 2 मिनट का नियम, वो माहौल में सोच समझकर किया गया बदलाव। और सबसे बढ़कर परिणामों के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना। हाँ, यही वो चीजें हैं जो समय के साथ असाधारण परिणाम ला सकती हैं। तो एटॉमिक हैबिट्स के इन अंशों से हमने जो गहरी बातें समझी हैं, उनका सार ये है: बड़े लक्ष्यों से नजर हटाकर रोज के 1% सुधार की चक्रवृद्धि शक्ति को समझें। आदत चक्र को समझें। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम। और उसके हर हिस्से को पहचानें और उसमें बदलाव करने के तरीके सीखें। 2 मिनट रूल जैसी रणनीतियों से शुरुआत को बेहद आसान बनाएं। अपने वातावरण को अपना सहयोगी बनाएं, दुश्मन नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय उन दैनिक सिस्टम्स को बनाने और सुधारने पर ध्यान केंद्रित करें जो अंततः आपको मनचाहे परिणाम देंगे। हाँ, और ये पहचान बदलने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। और हमेशा याद रखें, स्थिरता ही सब कुछ है। कंसिस्टेंसी इसकी। हाँ, स्थिरता। हर छोटा कदम, हर रोज किया गया सही चुनाव मायने रखता है, भले ही उस पल वो कितना भी छोटा या महत्वहीन क्यों न लगे। उतार चढ़ाव आएंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो आप पटरी पर वापस आ सकते हैं। सही बात है। यही छोटे छोटे कदम मिलकर समय के साथ पहाड़ जैसे नतीजे बनाते हैं। आज की इस गहरी बातचीत के बाद आपके लिए सोचने का एक सवाल छोड़ जाते हैं। ऐसी कौन सी एक बिल्कुल छोटी, शायद 2 मिनट वाली आदत है जिसे आप आज से ही अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। कोई ऐसी चीज जो इतनी छोटी हो कि उसे ना करने का कोई बहाना ना चले, लेकिन जो उस दिशा में पहला कदम हो जहां आप पहुंचना चाहते हैं, और जो आपकी पहचान बदलने की शुरुआत कर सके।